क्या उत्तराखंड का सियासी मौसम करवट ले रहा है? क्या भाजपा धीरे धीरे प्रदेश में कमजोर होती जा रही है? एक के बाद एक ऐसी चीजें प्रदेश में घटित हो रही हैं जो बता रही है कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार लगातार फंसती चली जा रही है। तो क्या माना जाए, क्या अपने स्वर्णिम युग में चल रही भाजपा को किसी की नजर लग गई है? पिछला कुछ समय भाजपा के लिए प्रदेश में कुछ ऐसी परेशानियां लेकर आया है कि भाजपा उसमें बुरी तरह फंसी नजर आ रही है। सरकार न केवल विपक्ष के बल्कि अपनों के निशाने पर भी है। साथ ही वीडियो में बात उन आने वाली चुनौतियों की भी जिन पर भाजपा ने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय कुछ और नई परेशानियां खड़ी कर सकता है और भाजपा के लिए आने वाले समय में सत्ता की चौखट को भी कोसों दूर कर सकता है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सरकार के सामने खड़ा है। विपक्ष ने तो इस मुद्दे को लपक लिया है और सरकार पर हमलावर हो गया है। सिर्फ विपक्ष सवाल करता तो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब भाजपा के अंदर से भी आवाजें उठने लग गई हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरह कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, उसका जवाब शायद ही भाजपा के पास हो। दरअसल भाजपा 2014 से न केवल केंद्र की राजनीति में बल्कि उत्तराखंड में भी अपने स्वर्णिम युग में चल रही थी। छोटा हो या बड़ा, हर चुनाव जीतकर भाजपा ने दिखा दिया कि कोई उनके सामने फिलहाल है नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा का स्वर्णिम युग का सूरज ढलता दिखाई दे रहा है। पहले केंद्र में 400 सीट का दावा करने वाली भाजपा इस बार सहयोगियों की बैसाखी के दम पर सरकार चला रही है, जो कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंदुत्व और राम मंदिर का दांव भी भाजपा के काम नहीं आया। केंद्र में मोदी सरकार कमजोर हुई तो नतीजा ये हुआ कि सदन में कई मामलों में अपने दम पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को अब कई मसलों में रोल बैक करना पड़ा है। केंद्र में भाजपा के कमजोर होते ही राज्यों में भी आवाजें बुलंद होने लगी। तीरथ सिंह ने जिस तरह प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में पार्टी को आईना दिखाया, वो सबके सामने है। अब प्रदेश बीजेपी और उसकी सरकार इस समय चारों तरफ से घिरती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक मुश्किलें उनकी राहों में सामने आ रही हैं। ये समय धामी सरकार के लिए भी परीक्षा का समय है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड भाजपा को किसी की नजर लग गई है। यह सिलसिला शुरू हुआ अंकिता भंडारी केस से, जिसमें भाजपा नेता के बेटे का नाम सामने आया। पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मामले में भाजपा की खूब किरकिरी हुई। उसके बाद केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में निर्माण और उसके भूमि पूजन में मुख्यमंत्री के शामिल होने से भी प्रदेश में भाजपा की छवि को धक्का लगा। साथ ही 2 उपचुनाव में हार। लोकसभा चुनाव में पार्टी भले 5 सीटें जीत गई हो, लेकिन जिस तरह से उसका मत प्रतिशत गिरा है वो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में भाजपा धीरे धीरे ही सही कमजोर होती जा रही है। एक के बाद एक विवाद और नाकामियां सरकार की भी मुसीबतों को बढ़ा रही है। पेपर लीक की घटनाओं ने पहले ही छात्रों और बेरोजगारों के मन से भाजपा सरकार की छवि खराब कर दी है। उल्टा पेपर लीक के आंदोलन से निकले युवा ही अब सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। बॉबी पवार ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के गड्ढों में सेंध लगाई, वो अपने आप में पूरी दास्तां बयां कर रहा है। बॉबी ने जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान टिहरी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में भाजपा को जबरदस्त तरीके से पटकनी दी, वो भी आने वाले समय में पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी करने जैसा ही प्रतीत हो रहा है। देहरादून के बस अड्डे पर एक छोटी लड़की का बलात्कार हो जाता है। एक नर्स की भी बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। अवैध शराब के खिलाफ लगातार रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को दिन दहाड़े बुरी तरह पीट दिया जाता है। यह सब बता रहा है कि वर्तमान समय में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित होती दिखाई दे रही है। पत्रकार पर हमले का मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पुलिस आरोपी की पत्नी की शिकायत पर पत्रकार के खिलाफ ही मुकदमा लिख देती है, जबकि अब पत्रकार पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ पुलिस वाले भी पत्रकार की पिटाई के दौरान वहां दिखाई दे रहे हैं।
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल यही कि जिस पुलिस को मारपीट करने वाले लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए था, वो उस स्थान पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। ये पुलिस की मिली भगत की तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करता है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूरे प्रदेश भर में उठ रहे हैं। श्रीनगर हो या फिर नंदप्रयाग का घाट, जिस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा, वो भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कुछ समय पूर्व हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा भी कानून व्यवस्था की नाकामी ही दर्शाता है। जिस तरह से उसके अपराधियों को जमानत मिली और कोर्ट ने जो टिप्पणी पुलिस पर की, वो भी उत्तराखंड की पुलिस के काम करने पर भी सवाल खड़े करता है। भाजपा पर सवाल कई और भी उठ रहे हैं। हाल ही में 25 जून 2024 को हरिद्वार के बादराबाद में भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य के द्वारा 13 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या का आरोप हो, या फिर अल्मोड़ा जिले के सल्ट में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप हो, रानीखेत के भाजपा विधायक के भाई को जिस तरह से भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया, उससे भी भाजपा की खूब किरकिरी हुई है। फिर भले ही उस पर संभालते हुए कई बयान सामने आए हों, इन सब मामलों के सामने आने से भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। भाजपा के मंत्री गणेश जोशी भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी जांच हो या ना हो, यह भी उनकी ही सरकार को फैसला करना है। यहां भी धामी सरकार के लिए फैसला लेना मुश्किल होगा। विधानसभा में जिस तरह 500 करोड़ में सरकार गिराने की बात कहने वाले विधायक से उसके सबूत नहीं मांगे गए, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसलिए ही माना जा रहा है कि भाजपा का मुश्किल दौर चल रहा है। ये दौर कब खत्म होगा, कहा नहीं जा सकता। जिस तरह भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल किया, आने वाले दिनों में पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि जिन भी बड़े नेताओं को पार्टी में लाया गया, उसके बाद पार्टी के अंदर ही कुछ पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का धड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई नेता ऐसे भी हैं जो 2027 के चुनाव में टिकट दावेदारों में शामिल रहेंगे। हो सकता है कई नेताओं ने पार्टी में शामिल होने से पहले भी कुछ शर्तें पार्टी के सामने रखी होंगी। ऐसे में अब अगर पार्टी उनकी शर्तों को पूरा करती है तो एक तरह से अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नाराज करेगी, और अगर नहीं करती है तो भी पार्टी के लिए ये नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि अगर दूसरी पार्टियों से आए लोगों के मन की नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये सभी फिर भाजपा से जुदा हो अपनी नई राहों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जो पार्टी के लिए अच्छा संकेत तो नहीं होगा। ऐसे में अब धामी सरकार को अपनी साख बचाने के लिए केदारनाथ उपचुनाव में हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। इसके मद्देनजर ही अभी से भाजपा इस मिशन में जुट गई है, लेकिन यहां भी भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। खुद भाजपा के अंदर कई दावेदार यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 बार चुनाव में यहां से दूसरा स्थान हासिल करने वाले कुलदीप रावत भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो क्या करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने जो कहा वो गौर करने वाली बात है। पहले तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जो है पार्टी से तो विश्वास नहीं है, पार्टी जो है हमको विश्वास करेगी। अगर मैं 1% टिकट नहीं मिलता है तो फिर कुलदीप रावत क्या फैसला करेंगे? इस बारे में कुछ सोचा नहीं अभी, जब टाइम आएगा देख लेंगे। कुलदीप रावत ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो तब की तब देखी जाएगी। मतलब इससे साफ है कि अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो हो सकता है वो एक बार फिर से निर्दलीय ही ताल ठोक दे। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए केदारनाथ विधानसभा चुनाव एक बुरा परिणाम ला सकता है। केदारनाथ चुनाव हारना मतलब सीधा है मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ 2027 के लिए भी खतरे की घंटी। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था से लेकर कई अन्य मामलों में भाजपा इस समय घिरी हुई है।
इसके अलावा उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर बढ़ता आक्रोश भी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। समय बीत जाने के बाद भी सरकार निकाय चुनाव कराने में फेलियर साबित हुई है और उसके ऊपर उनके ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जिस तरह से सदन में निकायों के आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए और विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया, वो भी सरकार के अंदर ही एक असहज करने वाली स्थिति थी। असहज तो सरकार तब भी दिखाई दे रही थी जब एक के बाद एक नेता उत्तराखंड से जाकर अपने आला कमान से मिल रहे थे। इसका भी साफ मतलब यही बाहर निकल कर आता है कि पार्टी के अंदर एक तबका खुश नहीं है। इन सब विवादों के बीच भाजपा और उनकी सरकार निखरेगी या बिखरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।